और हाँ, वीडियो के एंड में हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर को सैलरी कितनी मिलती है। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक यानी 2024 तक टोटल 14 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं और उसमें से लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका टेन्योर 16 ईयर्स और 286 डेज का था। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत कॉन्स्टिट्यूशनली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है, जिसका मतलब है कि पावर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट और अपॉइंट किए जाते हैं। तो भारत देश के प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो अगर आपने हमारा A to Z ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया वाला वीडियो देखा होगा तो आपको भारत में होने वाले सभी इलेक्शंस के बारे में पता ही होगा। सबसे टॉप पर है हमारा सेंट्रल लेवल का इलेक्शन यानी यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन, जिसमें 4 इलेक्शन हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं पर अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विधानसभा तो हर जगह है और 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। और हमने ये भी बात किया था कि स्टेट में गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, वो सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। साथ ही अगर थर्ड लेवल की बात करें तो रूरल एरिया में 3 लेवल पे इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। और वहीं पर अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन होता है, वो भी 3 टाइप की हो सकती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल और टाउन पंचायत या नगर पंचायत। अब ये तो हमें पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है वही इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। तो फिर भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे लिए ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे किए जाते हैं। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है और आर्टिकल 75 में सिर्फ ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के कन्वेंशंस के हिसाब से प्रेसिडेंट को लोकसभा इलेक्शन के मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करना होता है। अब यहाँ मेजॉरिटी पार्टी का मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा सीट जिस पार्टी के पास हो। तो इसका मतलब ये है कि भारत में मौजूदा लोकसभा की कुल 543 सीट्स हैं, तो इसमें से जिस पार्टी को 273 या उससे ज़्यादा सीट्स मिलेंगी वो मेजॉरिटी पार्टी होगी। पर अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपना पर्सनल डिस्क्रेशन यूज करके प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट करे। यूजुअली ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट लोकसभा की लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और उन्हें 1 मंथ के अंदर सदन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है। और प्रेसिडेंट ने ये डिस्क्रेशन सबसे पहली बार 1979 में यूज किया था, जब उस समय के प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। ऐसे ही एक और सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपना पर्सनल डिस्क्रेशन यूज कर सकते हैं और वो सिचुएशन है प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट अपना पर्सनल जजमेंट यूज करके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और यही हुआ था 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के टाइम, जब उस समय के प्रेसिडेंट जेएल सिंह ने कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स को इग्नोर करते हुए राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, जिनको बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना लीडर इलेक्ट किया था। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद सीनियर मोस्ट लीडर्स को टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर तब तक के लिए अपॉइंट किया गया था जब तक कांग्रेस पार्टी अपने नए लीडर का चुनाव नहीं कर लेती। पर अगर प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद रूलिंग पार्टी नया लीडर इलेक्ट कर लेती है तो प्रेसिडेंट के पास उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। साथ ही 1980 के दिल्ली हाई कोर्ट के एक रूलिंग के हिसाब से
कॉन्स्टिट्यूशनली ये भी जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे उसे अपॉइंटमेंट से पहले लोकसभा में मेजॉरिटी यानी बहुमत प्रूव करना है, बल्कि प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर को एक टाइम फ्रेम के अंदर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होता है। और ऐसे अपॉइंट होने वाले कुछ प्राइम मिनिस्टर्स थे 1979 में चरण सिंह, 1989 में बीपी सिंह, 1990 में चंद्रशेखर, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 में देवे गौड़ा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाया जाता है जो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम ये मैंडेटरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी एक सदन का मेंबर हो, बल्कि अगर वो मेंबर नहीं है तो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं और उन्हें 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो उनका प्राइम मिनिस्टर का पद रद्द हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो किसी एक हाउस के मेंबर होने चाहिए, नहीं तो उन्हें 6 मंथ के अंदर किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। और अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो उनकी एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और वहीं पर अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनकी एज 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन प्रॉफिट के लिए कार्यरत नहीं हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक बार कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे अपनी किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की पोजीशन वैकेट करनी पड़ती है। तो भारत के केस में भले ही प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के इलेक्शन के बाद अपॉइंट किए जाते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर दोनों सदनों यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हो सकते हैं, जबकि ब्रिटेन के केस में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस का मेंबर हो सकता है। और अगर टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फिक्स टेन्योर डिफाइन नहीं है, उनका टेन्योर एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, और वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट होता है। पर क्योंकि लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होता है और उसके बाद लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी केसेस को छोड़कर, जिसके दौरान लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है, तो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 इयर्स का हो जाता है। अब जितने भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, पर मिनिस्टर्स के केस में प्रेसिडेंट अपना पर्सनल डिस्क्रेशन यूज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हीं को वो मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया हो। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोले या फिर प्रेसिडेंट को मिनिस्टर डिसमिसल का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर देते हैं तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन नहीं कर सकती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो कुल मिलाजुला के भारत की राजनीति में प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही अहम भूमिका होती है, और भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि हमारे संविधान के किसी फंक्शनरी को अगर यूएस के प्रेसिडेंट से कंपेयर करना है तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना कि प्रेसिडेंट। तो अब बात कर लेते हैं उस सबसे इंटरेस्टिंग चीज की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आखिर प्राइम मिनिस्टर कमाते कितना हैं। तो 2010 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिपोर्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर को कोई फॉर्मल सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ मंथली अलाउंस मिलते हैं। और उसी साल द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर को ईयरली बेसिस पर $4106 के इक्विवेलेंट मिलता है, यानी अभी का लगभग 3.5 लाख, और ये डेटा 2010 का है। अब इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को सभी सुविधाओं से युक्त मुफ्त आवास मिलता है, प्राइम मिनिस्टर के पास हर टाइम सिक्योरिटी होती है, उनके ट्रैवल के लिए स्पेशल व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर होते हैं, और साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज और पेंशन जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।